जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हम डिस्कस कर रहे थे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टॉप 30 सीरीज़। टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है उसमें हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ आपको अच्छे से करके जाने हैं और एक भी एमसीक्यू आपको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है ना। और ये जो एमसीक्यू बुकलेट है ये आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर लगा कर जानी है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें, ठीक है। और ये एमसीक्यू बुकलेट आपको जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर 2 के भी एमसीक्यूज़ आसान बनाते हैं। पेपर नंबर 7B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो आते हैं फटाफट एमसीक्यू नंबर 1 पर। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी मेड इफेक्टिव बाय बिल्डिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो और अच्छा और इफेक्टिव कैसे हो सकता है। तो आपको याद होगा जब चैप्टर नंबर 1 में हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पढ़े थे, उसमें एक इम्पोर्टेंस ये भी था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सके। तो ऑप्शंस है प्रोडक्ट एडवांटेज, मार्केट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर प्राइस एडवांटेज। बहुत ही सिंपल आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है? जिससे कि हम बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर से हम एक एज होती है हमारे पास कि हमारे पास कुछ अलग है हमारे कॉम्पिटिटर से, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और जिसके ज़रिए हम बाकी लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ। यहाँ पर किसका कंसेप्ट है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। क्या आपको पता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में हम क्या करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। एक बार मैं आपको इसके स्टेप्स रिकैप करवा दे रही हूँ, और जिसने नहीं पढ़े वो पहली बार कर रहे होंगे तो वो भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जो आपका 70 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव पेपर आता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स किसके? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के। क्या स्टेप्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटर को, आइडेंटिफाई। उसके बाद कॉम्पिटिटर को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को देखते हैं। और लास्ट, इसमें हम उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रखते हैं। एक बार मैं आपको नोट से दिखा देती हूँ इसे। ये देखो, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। उसके बाद हम कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? उनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनके सर्विस देखेंगे, वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उनकी क्या डिटरमाइन करेंगे, स्ट्रेंथ। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे उनकी वीकनेस। ये वीकनेस भी हम उनके रिव्यूज़ वगैरह देख के पता कर सकते हैं कि उनमें क्या अच्छा नहीं है। उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के जो स्टेप्स हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है, आया भी है पहले और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। एमसीक्यू नंबर 3,
स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, ये क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में हम क्या करते हैं, जब हमारे बहुत सारे राइवल्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कॉम्पिटिटर हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन से हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा वीक हैं, या कौन से हमारे कॉम्पिटिटर मीडियम है। सबको देखते हैं हम। जब हमारे पास ये कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, इफ़ देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तब हम ये करते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। हम सबको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीकनेस और किसमें, मीडियम में, इन तीनों में क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो ये बोल रहे हैं, क्या हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में सिर्फ स्ट्रॉन्ग वालों को देखते हैं, सिर्फ वीक वालों को देखते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग या वीक वाले को देखते हैं? तो मैंने आपको बताया इसमें हम सबको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, आइडेंटिफाई वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर 4, अट्रैक्टिवनेस ऑफ फर्म्स वाइल कंडक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस शुड बी सीन इन। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ये किस कंसेप्ट में से आया है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ फर्म्स। ये आया है आपका जी वाले में से, जी 9 सेल वाला था ना, उसमें से आया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रहा GE 9 सेल मैट्रिक्स, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। इसका क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आते हैं, एक होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और दूसरा होता है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। इनके बेसिस पर हम इनको बांटते हैं। जल्दी बताओ कौन कौन से GE 9 सेल में होते हैं? एक होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और आपको एक बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अट्रैक्टिवनेस। इससे हमें पता लगा कि ये किसका है, GE 9 सेल वाले का। इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है आपका BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक। ये BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक नाम से जाना जाता है, और इसके और भी नाम है। देखो, काउ एंड डॉग मेटाफर्स, ये इसके और भी नाम है। इसमें भी हम बांटते हैं, लेकिन इसमें किस बेसिस पर बांटते हैं, ये देखो, इसमें हम बांटते हैं मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे कंपैरिजन में बाकी लोग कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें हम किस पे करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर हम GE 9 सेल वाले में देखें तो इसमें हम रिलेटिवली देखते हैं कौन कितना ज़्यादा आगे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आगे और बाकी सब पीछे, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जो GE 9 सेल वाला है ना, ये BCG वाले से ज़्यादा ब्रॉडर है। ये आपका जो कंसेप्ट है ये ज़्यादा ब्रॉडर है एज़ कम्पेयर टू BCG वाले से। तो आपको समझ में आया, जो कंपेयर वाला किसके लिए होता है, कंपेयर वाला होता है BCG के लिए, क्योंकि हम उसमें कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर रिलेटिवली देखो तो वो हम किस में देखते हैं, GE 9 सेल वाले में। और हमें यहाँ पर किस में पूछा है, GE 9 सेल वाले के लिए। और ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर GE 9 सेल वाले के लिए पूछा है, ये मैंने देखा अट्रैक्टिवनेस वाले से। तो अगर अट्रैक्टिवनेस लिखा होता या फिर लिखा होता बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, इससे हमें पता चल जाता कि ये GE 9 वाले के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर हम किसको टिक लगाएंगे, रिलेटिव टर्म्स को। लेकिन अगर BCG के लिए पूछा होता तो हम किस पर करते हैं, कंपेरेटिव टर्म्स। ये वाला समझा अच्छे से, वेरी गुड। अगर नहीं समझा तो कमेंट तो कर ही सकते हो। ये 4th वाले हमारे MCQ हो गए। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 5, कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर दी 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज। ये किसके इम्पॉर्टेंट एरिया है, वैल्यू चेन एनालिसिस, BPR बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस या फिर कोर कॉम्पिटेंसीज। यानी कि ये 3 इम्पॉर्टेंट एरिया बताओ किसके हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके कोर कॉम्पिटेंसीज के। किसके, कोर कॉम्पिटेंसीज के। तो इसका आंसर आपका आएगा D इज़ द करेक्ट आंसर, कोर कॉम्पिटेंसीज।
अच्छा, ये एरियाज कैसे हैं एक बार मैं समझा देती हूँ। कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। देखो, अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करेगा तभी तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज। दूसरा, कस्टमर वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर वैल्यू करेगा तभी तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज, अदरवाइज तो नहीं होगा। लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, इसका मतलब है कि जो हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसीज है उसे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर पाएँ, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती है, आपके कस्टमर उसे वैल्यू करते हैं और आप उस चीज़ को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, तो हम बोलेंगे उसे कोर कॉम्पिटेंसीज। उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकती हूँ नोट से। कोर कॉम्पिटेंसी, डिफरेंशिएट विद कॉम्पिटिटर्स, जब हमारे कस्टमर उसे वैल्यू करते हैं तो वो हमारी हो जाती है। और लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, जब हम उसे अप्लाई कर सकते हैं टू दी होल ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखो वो कोई वन पर्टिकुलर स्किल है, कोई एक स्पेसिफाइड एरिया है, तो हम उसे कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं बोलेंगे। हम उसे कोर कॉम्पिटेंसीज कब बोलेंगे, जब वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो पाए, ठीक है ना, तब हम उसे बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज। तो वही लिखा है, एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन नॉट बी ओनली वन पर्टिकुलर स्किल और स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। तो कब माना जाएगा, जब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, तब हम उससे बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी। एमसीक्यू नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। अ टूल बाय विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज एंड इवेल्युएट्स वेरियस बिजनेसेस दैट मेक अप अ कंपनी इज टर्म्ड एज। तो इसके ऑप्शंस आर वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस या फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। आप सोचो इसका आंसर, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर है करेक्ट बी, पोर्टफोलियो एनालिसिस। देखो ये क्या होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तब हमें सोचना पड़ता है कि हम किस प्रोडक्ट में रिसोर्स ज़्यादा एलोकेट करें और किस प्रोडक्ट में कम करें। तो हमारे लिए क्यों यूज़ होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस? इट इज़ यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन। तो जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट कौन से हैं और हमारे पास बेकार प्रोडक्ट कैसे होते हैं। सारे प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है ना कि सब अच्छे हो, कुछ प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बेकार भी होते हैं। तो जो हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो बहुत मार्केट में चल रहे हैं उन पर हम पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे और जो हमारे पास बेकार प्रोडक्ट हैं उन पर हम पैसा कम खर्च करेंगे। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इसलिए हमें मदद करता है एलोकेशन के लिए, रिसोर्स एलोकेशन किस में ज़्यादा होना चाहिए और किस में कम। उम्मीद है आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस का वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट आर दी स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन बाय। किसने एक्सप्लेन करा है बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट? पहला ऑप्शन है बीसीजी, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर 2 वैल्यू चेन एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी मैनेजरियल ग्रिड मैट्रिक्स। एनसॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स ग्रोथ मैट्रिक्स। सोचो सोचो कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी इसका आंसर कैसे हो गया, एक बार बीसीजी को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो जिसको बीसीजी का कंसेप्ट नहीं समझ में आया उसको अभी समझ में आ जाएगा। एक बार नोट से दिखा दूं। देखो इसमें हमारे दो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बीसीजी में दो होते हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। तो एक बार यहाँ पर हम बना देते हैं, ये क्या बना रहे हैं हम, ये बीसीजी बना रहे हैं। जिसको बीसीजी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मार्केट
ग्रोथ रेट, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना पेंसिल से। और यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है ना। मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं उसका मार्केट ग्रोथ कैसा है। तो अगर हम जो काम कर रहे हैं उसका मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी कि उस काम में अभी और बढ़ोतरी होगी, अभी भी चल रही है और बढ़ोतरी होती रहेगी, और साथ के साथ उसमें हमारा शेयर बहुत ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है कि मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, यानी कि ये काम आगे भी चलेगा और साथ के साथ हमारा शेयर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार। क्या हो जाएगा? स्टार। जैसे कि फ़ोन देख लो, फ़ोन की अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है और साथ के साथ शाओमी की अगर हम बात करें तो उसका बहुत अच्छा शेयर है मार्केट में, तो वो बन गया उनका स्टार। अब देखो, अगर इसका उल्टा हो, यानी कि मार्केट ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, यानी कि हम फ़ोन में काम कर रहे हैं तो मार्केट तो ज़्यादा है, यानी कि फ़ोन तो आगे बहुत चलेगा, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि उसमें हमारा मार्केट शेयर कम है, यानी कि हम शाओमी नहीं है, हमारा मार्केट शेयर जो है कम है, तो हम बन जाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो समझ रहे हो, मार्केट ग्रोथ तो दोनों में ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ रेट दोनों में ज़्यादा है, जो काम है वो आगे चलेगा। अगर उसमें हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर ज़्यादा है, हमारा मार्केट में शेयर ज़्यादा है, तो वो होगा स्टार, लेकिन अगर हमारा मार्केट शेयर कम है तो वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। दिख रहा है ना, हाई मार्केट ग्रोथ रेट, हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, स्टार। और हम क्वेश्चन मार्क को कैसे देंगे? जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो तो हाई है, लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर लो है, ठीक है ना। अब देखो, अब सोचो, अगर मार्केट ग्रोथ रेट कैसी है? कम। मार्केट ग्रोथ रेट कम है, जैसे डायरेक्ट टू होम देखना, अभी आप लोग सब लोग क्या देख रहे हो? नेटफ्लिक्स पर चिल कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग घर की जो डायरेक्ट टू होम होती है, जो D2H होता है अपना, वो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि उसकी जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो, मार्केट ग्रोथ रेट इसमें भी कम हो रही है और मार्केट ग्रोथ रेट इसमें भी कम हो रही है। अगर हमारा उसमें रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि अगर हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा हुआ तो हम कहलाएंगे कैश काउज, और अगर हमारा मार्केट शेयर कम होगा तो हम कहलाएंगे डॉग्स, कुत्ते कहलाएंगे हम लोग। क्यों कहलाएंगे कुत्ते? क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट तो कम है, ये अब बिजनेस आगे जाके इतना नहीं चलेगा, साथ के साथ हमारा मार्केट शेयर भी कम है, तो क्या कहलाएंगे? कुत्ते कहलाएंगे, यानी कि डॉग्स कहलाएंगे। ये पूरा कंसेप्ट है आपका BCG का, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG। एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे, मार्केट ग्रोथ रेट, ये काम आगे बहुत चलने वाला है, हाई है, लेकिन अगर हमारा इसमें मार्केट शेयर हाई है तो स्टार है, लेकिन अगर हमारा इसमें मार्केट शेयर कम है तो हम इसको कहलाएंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा, मार्केट ग्रोथ रेट जिसमें कम होता है, अगर हम इसमें अच्छे हैं, हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो हम कहलाएंगे कैश काउ, लेकिन अगर हमारा इसमें मार्केट शेयर भी नहीं है, बिजनेस तो वैसे नहीं चलेगा, मार्केट ग्रोथ तो है ही नहीं है, साथ के साथ हमारा शेयर भी नहीं है, तो हम इसमें कहलाएंगे डॉग्स। अब इसमें ध्यान से देखना है, इसमें स्ट्रेटेजी हम क्या अपनाते हैं BCG में। देखो, जो हमारे पास स्टार है, ये मार्केट भी चल रहा है अच्छा, हमारा शेयर भी अच्छा है, यानी कि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, जो भगवान ने हमें पूरी कृपा बरसा रखी है, अब हमें और किसी की ज़रूरत है ही नहीं, मार्केट भी अच्छा है और हमारा शेयर भी अच्छा है, यानी कि हमारे पास सब कुछ है। अब बस हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अपने पास रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, किसी किसी को सक्सेस तो बहुत मिल जाती है लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको मेंटेन करके रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। तो हमें वही सक्सेस मिल चुकी है स्टार में, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा, रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज़्यादा, यानी कि हमें सक्सेस मिल चुकी है, अब बस हमें इसे होल्ड करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? होल्ड वाली, ठीक है ना। दूसरी, मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी कि हम रास्ता तो सही पर हैं, देखो हम रास्ते सही पर है, रास्ता बहुत आगे जाएगा,
लेकिन अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, हमारा मार्केट शेयर कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये आपके थे ना, देखो होल्ड बिल्ड, होल्ड हो गया हमारा स्टार में, बिल्ड यानी कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब हम इसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ इससे ज़्यादा है, हम सही जगह पे तो हैं, बस हमारा मार्केट शेयर कम है, तो हम उसको बिल्ड करके अपना मार्केट शेयर ज़्यादा करके हम भी एक दिन स्टार बनेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, मार्केट ग्रोथ रेट जिसकी कम है, यानी कि बिजनेस आगे जाके नहीं चलेगा, लेकिन हमारा इसमें मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, देखो आगे जाके तो ये बिज़नेस चलने वाला नहीं है, लेकिन अभी हमारा मार्केट शेयर इसमें ज़्यादा है, तो जो भी है उसे निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो भी है उसे निकाल लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कैश काउ, और इसमें हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हार्वेस्ट की। हार्वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आगे जाके बिजनेस चलने नहीं वाला, अभी मार्केट शेयर ज़्यादा है। ठीक है, तो जो फ़ायदा है उसे फ़ायदा उठाओ इसका। जो कैश काउ है, जो हमारी गाय है, वो अब आगे जाके नहीं चलने वाली है, लेकिन अभी उसमें बहुत दम है, तो जितना भी दम है उसमें से निकाल लो, यानी कि उसका जितना भी दूध है उसको निकाल लो, क्योंकि आगे जाके ये कुछ काम करने वाली नहीं है, इसलिए उसको क्या कर लो, हार्वेस्ट कर लो। काऊ को क्या कर लो, हार्वेस्ट कर लो, जितना दूध है उसे निकाल लो। नेक्स्ट, डॉग्स। आगे जाके क्या बिजनेस चलने वाला है, नहीं, मार्केट ग्रोथ रेट कैसी है, लो, साथ के साथ हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर कैसा है, कम, यानी कि इसमें हम भी अच्छे नहीं हैं, तो इसमें क्या कर लेना चाहिए, कुछ है ही नहीं हमारे पास जो हार्वेस्ट करें, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे, इसे हम कर देंगे डाइवेस्ट। क्या कर देंगे, डाइवेस्ट। तो अगर हम एकदम स्टार हैं तो अपनी सक्सेस, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस उसे होल्ड करके रखो, थोड़े से पीछे हो, इसे बिल्ड करो, तुम भी एक दिन स्टार बनोगे। मार्केट ग्रोथ रेट आगे जाके ये काम करे ही नहीं, अभी जितना है सब निकाल लो, गाय में से जितना भी दूध है सब निकाल लो, हार्वेस्ट कर लो। लास्ट, ना तो इसका फ्यूचर अच्छा है ना हम अच्छे, हमारा भी कोई मार्केट शेयर नहीं है, बंद कर दो ऐसे बिजनेस को, डाइवेस्ट कर दो। मुझे लगता है BCG का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट इतनी देर में समझाती हूँ, तो वो सच में आपको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे पता चलना चाहिए। तो देखो, होल्ड, बिल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, ये स्ट्रेटजी हम किस में अपनाते हैं, BCG में। तो इसका आंसर इसलिए था ए करेक्ट। मैं खाली आपको MCQ नहीं बता रही हूँ, साथ के साथ कंसेप्ट भी बता रही हूँ उसके पीछे, ताकि इस तरीके के आगे भी आए तो आप आगे भी उसको आराम से कोप अप कर लो। MCQ नंबर 8, द लो ग्रोथ लो शेयर बिजनेस इन BCG मार्केट। लो ग्रोथ लो शेयर, अभी हमने पढ़ा ना, आगे जाके वो काम चलने वाला है, लो ग्रोथ है, और हमारा जो शेयर है वो भी कम है। एक बार सोच के बताओ क्या है, अभी हमने पढ़ा लो मार्केट ग्रोथ, ग्रोथ भी कम है, और लो शेयर, हमारी शेयर भी कम है, इसका मतलब वो क्या है, डॉग्स, कुत्ते हैं वो लोग। अब देखो BCG में जो मैंने 7 MCQ में आपके लिए इतना टाइम लगाया, ये पूरा कंसेप्ट समझाया, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारा 8 वाला का MCQ है वो 1 मिनट में हो गया। उन्होंने लो पूछा, यानी कि लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर, तो हमने 2 मिनट में कर लिया, क्या है, डॉग्स। तो अब डॉग्स किस में है देख लो, काउ, डॉग्स, कैट्स, क्वेश्चन मार्क, तो इसका आ गया अपना डॉग। कैट्स तो है ही नहीं है, कौन सा होता है बताओ चौथा, एक तो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, डॉग्स, कैश काउ, और लास्ट होता है हमारा स्टार। तो कैट्स तो हमारा होता ही नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन तो वैसे ही आपको इग्नोर कर रहे हैं जो ऑप्शन दूर तक कंसेप्ट में ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 9 पर। एन एडवर्टाइजमेंट सेज हैव रूह अफ़ज़ा विद मिल्क एंड लस्सी टू। एक एडवर्टाइजमेंट बोलता है कि रूह अफ़ज़ा को अब आप दूध में भी मिलाइए और लस्सी में भी मिलाइए। विच स्ट्रेटजी इज़ द कंपनी ट्राइंग टू यूज़। कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है। ऑप्शंस आर मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। ये बताओ कोई नया मार्केट डेवलप हो रहा है क्या, नहीं।
क्या कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जो लोग बी ऑप्शन सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जो रूह अफ़ज़ा पहले था वो रूह अफ़ज़ा अभी भी है, कोई प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। रूह अफ़ज़ा पहले भी एक ही प्रोडक्ट था, अभी भी एक ही है। उन्होंने बोला ये जो रूह अफ़ज़ा है इसको आप लस्सी के साथ भी यूज़ करो और मिल्क के साथ भी, यानी कि वो बस एडवर्टाइजमेंट करके आपको बुद्धू बना रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ना ही मार्केट डेवलप किया नया, ना ही उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया। उनका रूह अफ़ज़ा पहला भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। रूह अफ़ज़ा के दो रूह अफ़ज़े नहीं बने, एक ही रूह अफ़ज़ा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट चेंज कर दिया कि पहले आप इसे मिल्क के साथ यूज़ करते थे, आप मिल्क के साथ भी यूज़ करो और लस्सी के भी साथ यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। वो लोग पहले मिल्क के साथ भी यूज़ करते थे, अब वो लस्सी के भी साथ यूज़ करेंगे, तो सेल बढ़ जाएगी। तो सेल बढ़ाने का कौन सा तरीका है? ये है आपका मार्केट पेनिट्रेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन। बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और अपनी सेल बढ़ा दी। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कैडबरी। कैडबरी का अगर आपने सेलिब्रेशन देखा हो, देखा ही होगा सब लोगों ने, कभी ना कभी बर्थडे पे मिला भी होगा, आपने दिया भी होगा। तो पहले भी हम चॉकलेट 10 चॉकलेट खरीदते थे अलग अलग, ठीक है। हो सकता है हम 8 खरीदें, 9 खरीदें, किसी को देने के लिए 5 खरीदें, लेकिन कैडबरी ने एक इतना अच्छा सा पैक बना दिया सेलिब्रेशन का कि उसमें 10 चॉकलेट आ जाती है। तो पहले भी चॉकलेट ही आती थी, अभी भी चॉकलेट आती है, लेकिन थोड़ी सी पैकेजिंग में थोड़ा सा पैकेजिंग में उन्होंने क्या कर लिया, चेंज ला दिया। तो उसको हम बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और सेल बढ़ गई, सब लोग ऐसे पूरे के पूरे डब्बे ले जाते हैं। उसी तरीके से रूह अफ़ज़ा ने भी क्या किया, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट चेंज कर दिया कि अब पहले मिल्क के संग यूज़ करते थे, अब मिल्क और लस्सी के संग दोनों के साथ यूज़ करो। आगे समझ में? आगे बढ़े। मार्केट पेनिट्रेशन अच्छे से करके जाना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मत करके आना इसको। रूह अफ़ज़ा पहले भी रूह अफ़ज़ा था, अभी भी रूह अफ़ज़ा है, एक ही प्रोडक्ट है वो। MCQ नंबर 10, KSF स्टैंड्स फॉर। KSF की फुल फॉर्म बता दो फटाफट से। इसकी फुल फॉर्म होती है की सक्सेस फैक्टर। ऐसे फैक्टर्स जो हमें आगे लेके जाए उनको हम बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर, KSF, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 11, द गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू। क्या होता है? सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस आपको पता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है, S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब होता है थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि हमारे पास जो अच्छी बातें हैं, अपॉर्चुनिटी जो बाहर अच्छी बातें, दोनों को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं उसका। और वीकनेस को क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से टी यानी कि थ्रेट को भी कम करने की कोशिश करते हैं। वीकनेस जो हमारे अंदर होती है बेकार बातें, और थ्रेट जो बाहर बेकार बातें होती हैं, उन दोनों को ही हम क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। The goal of SWOT analysis is to the organization opportunities and threat। ऑर्गेनाइजेशन की जो अपॉर्चुनिटी यानी कि जो बाहर अच्छी बातें हैं, स्ट्रेंथ जो घर में अच्छी, घर में नहीं मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी बातें हैं, उन दोनों ही क्या करते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइज़र वाले, मास्क वाले फ़ायदा उठा रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाइल इट्स थ्रेट्स एंड वीकनेस। अब थ्रेट और वीकनेस का हमें क्या करना है, चलो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहे हैं अवॉइड, बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ को अवॉइड कर दो, तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सप्लॉइट ये सही है, अवॉइड ये तो बिल्कुल गलत है, एक्सप्लॉइट ये सही हो सकता है। अब देखते हैं सही कौन सा है। अवॉइड वाले तो मैंने दोनों ही काट दिए, क्योंकि हम कभी भी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को अवॉइड नहीं करते, उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। अब थ्रेट्स को क्या करें, तो देखो थ्रेट्स को हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज मतलब कम करेंगे, और वीकनेस को क्या करेंगे, करेक्ट, अपने अंदर जितनी भी वीकनेस है उनको हम ठीक करेंगे। तो ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेंथ और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करो,
अपनी जो थ्रेट्स हैं, जो बाहर चीज़ें हैं, उनको कम करने की कोशिश करो, और जो अपने अंदर वीकनेस है उनको भी कम करने की कोशिश करो, करेक्ट करने की कोशिश करो। तो बी इज़ दी करेक्ट। अच्छा, डी वाला क्या कह रहा था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ए और सी तो हमने काट दिया, बी सही कर दिया, डी वाला देखते हैं। डी वाला बोल रहा है एक्सप्लॉइट करो, बिल्कुल सही। बोल रहा है बाहर जो भी गलत चल रहा है अवॉइड कर दो। ऐसे कैसे कर दें, बिल्कुल गलत। अपने अंदर जितनी वीकनेस है उसे इग्नोर कर दो, फिर तो आप कभी सही हो ही नहीं पाओगे, आप वैसे ही रहोगे। अगर आपके अंदर कुछ वीकनेस है और आप उसे ठीक ना करो तो वो वीकनेस वही रह जाएगी। उसको क्या इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसे करेक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। बोल रहे हैं अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, कुछ काम करने की बोल ही नहीं रहे, कह रहे हैं छोड़ दो उसे, अपने अंदर जो वीकनेस है अवॉइड कर दो। तो डी वाला बिल्कुल गलत है। 11 का क्या आंसर हो जाएगा, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 12, SWOT एनालिसिस इज एन इवेल्युएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया SWOT एनालिसिस किसका इवेल्युएशन होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, जो हमारे पास अच्छी बातें नहीं है उनको हम बोलते हैं वीकनेस, जो बाहर अच्छी बातें हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, और जो बाहर बेकार बातें हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेट्स। ठीक है, तो ये दोनों हमारे अंदर होती है, एक अच्छा एक बुरा। ये दोनों बाहर होती है, एक अच्छा एक बुरा। ठीक है ना, तो उसके ऑप्शंस देखें एक बार। ऑप्शन है एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल और लास्ट इंटरनल एक्सटर्नल। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनवायरनमेंट कैसे होते हैं। एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ जो अच्छी बात है हमारे अंदर, वीकनेस हमारे अंदर बेकार बात है। अपॉर्चुनिटी बाहर, एक्सटर्नल लिखा है बाहर अच्छी बात है, थ्रेट्स बाहर बेकार बात है। तो इन्होंने पूछा है पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही अपने अंदर की होती है, तो इंटरनल। फिर पूछा है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बताओ, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही बाहर की होती है, यानी कि एक्सटर्नल। तो पहला आएगा इंटरनल, दूसरा आएगा एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इंटरनल और एक्सटर्नल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 13, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर यूजुअली, जो बाहर अच्छी बातें होती है और जो बाहर बेकार बातें होती है वो कैसी होती है, द माइनर कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिमाइस और सक्सेस। बोल रहे हैं बहुत ही छोटा सा कॉज है, बिल्कुल गलत है। बाहर अगर कुछ होता है तो वो बहुत बड़ा कॉज होता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हिला भी सकता है। ठीक है, तो ये माइनर कॉज बिल्कुल नहीं है। लीस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर CEOs एंड BOD, बोल रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल के लिए क्या ये बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल नहीं। बाहर एनवायरनमेंट क्या चल रहा है ये हमें हमेशा एनालिसिस करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। बोल रहे हैं छोटा सा इम्पॉर्टेंट है, कम इम्पॉर्टेंट है, गलत। नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिल्कुल गलत। बोल रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट तो इतना ज़रूरी है लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। 3 तो गलत हो ही गए, तो बच्चा चौथा, लेकिन उसको भी पढ़ लेते हैं। लार्जली अनकंट्रोलेबल एक्टिविटीज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर, वो कुछ नई स्ट्रेटेजी ले आया, एक्सटर्नल है और हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी कर दी, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, अनकंट्रोलेबल एक्टिविटीज़। नाउ कम टू द MCQ नंबर 14, the sustainability of competitive advantage and a firm's ability to earn profits from its competitive advantage depends upon। competitive advantage की sustainability किस पर डिपेंड करती है,
तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसके लिए मैंने याद की थी ऐसे, DT AI। DT आपको याद होगा, हमारा एक सब्जेक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से मैंने याद की थी DT AI। D का मतलब ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कितने टाइम तक चलेगी। T का मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या वो ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं। तो बिल्कुल अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो वो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि दूसरों पर ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगी। ए का मतलब एप्रोप्रिएबिलिटी, यानी कि हम उससे एप्रोप्रिएट रिटर्न्स कमा पा रहे हैं या नहीं। अगर हम उससे एप्रोप्रिएट रिटर्न्स कमा पा रहे हैं तो वो हमारी होगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ए के बाद आई, इमिटेबिलिटी का मतलब होता है क्या वो कॉपी हो सकती है या नहीं। अगर वो कॉपी नहीं हो सकती जल्दी से तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो DT AI, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, AI, एप्रोप्रिएबिलिटी, इमिटेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बार फिर से बोलना, ये उसमें भी आ सकता है आपके डेस्क्रिप्टिव वाले में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बताओ, DT AI, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, इमिटेबिलिटी। ज़्यादा ड्यूरेशन की होनी चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक चलनी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ट्रांसफरेबिलिटी, इतनी जल्दी किसी पे भी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एप्रोप्रिएबिलिटी, इससे हमें एप्रोप्रिएट रिटर्न्स मिलने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई फॉर इमिटेबिलिटी, वो कॉपी इजीली नहीं होनी चाहिए। कॉपी हो सकता है आगे जाके लॉन्ग रन में हो जाए, लेकिन अभी वो कॉपी इजीली नहीं होनी चाहिए। अगर वो इजीली कॉपी नहीं हो सकती तो उसको हम बोलते हैं इमिटेबिलिटी, यानी कि वो हमारी हो गई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उम्मीद है MCQ नंबर 14 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं आज की वीडियो का लास्ट MCQ नंबर 15। ठीक है, बाकी की 15 MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इंटरनल आर एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्म स्पेशली वेल। बोल रहे हैं अच्छी बात है जो कि हमारे अंदर है, इंटरनल। तो अच्छी बात है जो कि हमारे अंदर है। पहला ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेंथ या मैनेजमेंट। हमारे अंदर अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी तो बाहर अच्छी बातें होती है, एक्सटर्नल। ये कैसी होती है? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं। इंटरनल क्या होती है? स्ट्रेंथ। वेरी गुड। SWOT, ये याद रखना, SW इंटरनल होती है और OT एक्सटर्नल होती है। अच्छी बात है, बेकार बात है हमारे अंदर, अच्छी बात है, बेकार बात है बाहर। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आ भी सकता है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया, हमारे अंदर अच्छी बातें यानी कि इंटरनल अच्छी बातें कौन सी होती है? स्ट्रेंथ। तो 15 के 15 MCQ हमने कर लिए, टोटल 30 MCQ है। 15 MCQ यानी कि बैलेंस MCQ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हो गए, उम्मीद है आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। तो अच्छे समझ में आए हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसे नए नए सब्जेक्ट, नए नए चीज़ों के लिए आते रहेंगे, ऐसे ही नई नई स्ट्रेटजीज भी आते रहेगी। तो कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक, तीनों चीज़ें जल्दी से कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।